काम से घर लौटते समय मैं अपनी स्कूटर चला रहा था। घर के दरवाजे से बस कुछ ही कदम दूर था कि अचानक एक महिला ट्रैफिक ऑफिसर ने मुझे रुकने का इशारा किया। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो पता चला कि वो मेरी बचपन की दोस्त और पहली मोहब्बत थी, जिससे मैं कई सालों से नहीं मिला था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसे पहचान नहीं पाया हूं, तो उसने मेरे साथ थोड़ा मजाक करने का फैसला कर लिया। उसने जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, वे मिस्टर, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ है? मैंने चारों तरफ देखा और जवाब दिया, इतने सारे लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, फिर आपने सिर्फ मुझे ही क्यों रोका? उसने बिना पलक झपकाए कहा, क्योंकि आपकी किस्मत खराब है। उसके साथ ड्यूटी पर दूसरी ऑफिसर हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि किसी भी पल हंस पड़ती। मैंने जबरदस्ती एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाया और कहा, ठीक है ऑफिसर, क्या मैं जुर्माना भरकर यहाँ से जा सकता हूँ? जरूरत नहीं। उसने एक क्यूआर कोड मेरी तरफ बढ़ाया, बस इसे स्कैन करो और अपना नाम व आईडी नंबर भर दो। पहली गलती पर सिर्फ चेतावनी मिलती है, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सुनकर कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। वैसे भी मैं आमतौर पर ट्रैफिक नियमों का पालन करता था। सच कहूं तो ये पहली बार था जब मैं पकड़ा गया था। मैंने यूं ही पूछा, ऑफिसर, रात के 9 बज चुके हैं। उसने तुरंत जवाब दिया, सर, अगर आपने हेलमेट पहना होता तो आपकी मुझसे मुलाकात ही नहीं होती। उसका जवाब सीधे दिल पर लगा। मैंने जल्दी जल्दी फॉर्म भरा और मोबाइल उसके सामने रख दिया। अब खुश हैं? आप जा सकते हैं सर। जेन ने मेरे गुस्से भरे चेहरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं स्कूटर पर बैठने ही वाला था कि उसने फिर आवाज दी, रुकिए। मैंने दांत भींचते हुए पूछा, अब क्या हुआ? उसने मेरी स्कूटर की आगे वाली टोकरी की तरफ इशारा किया, आपका हेलमेट पहन लीजिए। फिर उसने चेतावनी दी, और अगर मोड़ पार करते समय हेलमेट नहीं पहना तो मेरा साथी आपको दोबारा रोक लेगा। मैंने हेलमेट उठाते हुए बड़बड़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया पीचेस। हेलमेट सिर पर चढ़ाते ही उसने फिर कहा, एक और बात है जो मुझे बतानी है। अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा था। अस्पताल में पूरा दिन एक भयानक मरीज से जूझने के बाद मैं पहले ही परेशान था। ऊपर से ये तेज जुबान वाली ट्रैफिक ऑफिसर मुझे लगातार ज्ञान दिए जा रही थी। लेकिन गलती मेरी थी, इसलिए चुपचाप सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जेन बोली, स्कूटर चलाते समय ईयरबड्स मत लगाया कीजिए। अगर आपने मेरे साथी का सिग्नल ईयरबड्स की वजह से मिस कर दिया होता तो हेलमेट वाली गलती के साथ साथ आदेश न मानने का आरोप भी लग सकता था। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैं हार गया, सच में हार गया। लगभग 30 साल का आदमी हूं, लेकिन आप जैसी परेशान करने वाली ट्रैफिक ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखी। जानकारी के लिए धन्यवाद। मैंने झटके से ईयरबड्स निकालकर बैग में ठूंस दिए, स्कूटर स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। जेन मुझे दूर जाते हुए देखती रही। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। तभी वायरलेस पर आवाज आई, कैप्टन जेन, योंगकोंग रोड पर एक दुर्घटना की सूचना मिली है। कॉपी, चलो निकलते हैं। जब मैं घर पहुंचा तब तक मेरे माता पिता जाग रहे थे। मैं जूते बदल ही रहा था कि पिताजी ने पूछा, अरे ईथन, आ गए? मैं पूरी तरह थक चुका था और बस अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिरना चाहता था। माँ ने चिंता से पूछा, मेरे बेटे, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या आज अस्पताल में बहुत काम था? कुछ खाने के लिए बना दूं? मैंने सिर हिलाया, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच ये था कि उस ट्रैफिक ऑफिसर की वजह से मेरा मूड अभी भी खराब था। मैं बड़बड़ाया। घर आते समय एक बेवकूफ इंसान से सामना हो गया। माता पिता ने एक दूसरे की तरफ उलझन से देखा। फिर माँ बोली, पहले बैठो, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? माँ ने फल की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। खाते खाते बात करते हैं। तुम्हें अपने पिताजी के पुराने दोस्त अंकल जेम्स याद हैं? और उनका परिवार, वही लोग जो हमारे साथ पुराने घर में रहते थे। मैंने कुछ सोचा, फिर अचानक कहा, लिटिल डम्पलिंग। पिताजी हंस पड़े। क्या मतलब लिटिल डम्पलिंग? नाम तो तुमने ही उसे दिया था। मैंने कंधे उचकाए। वो गोल मटोल थी, बिल्कुल डम्पलिंग जैसी। बचपन में जेन एक छोटी सी गुड़िया जैसी थी, मोटी सी, गोल मटोल, हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती रहती और मुझे बड़े भैया कहकर बुलाती थी। फिर पुराने मोहल्ले का पुनर्निर्माण हुआ और दोनों परिवार अलग अलग जगह रहने चले गए। हमारे माता पिता संपर्क में रहे, लेकिन मेरे पास उस समय फोन नहीं था। पढ़ाई में भी इतना व्यस्त था कि धीरे धीरे जेन से संपर्क टूट गया। 10 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। मुझे तो अब उसका चेहरा भी याद नहीं था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ईथन, सच में जेन अब बहुत खूबसूरत हो गई है। उसकी माँ पहले मॉडल थी, इतने अच्छे जीन्स मिले हैं उसे, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था। आज रात जिस ट्रैफिक ऑफिसर से मुलाकात हुई थी, उसके बाद किसी खूबसूरत लड़की में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं बची थी। हालांकि एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने पूछा, रुकिए, क्या आपने कहा कि लिटिल डम्पलिंग अब ट्रैफिक ऑफिसर है? हाँ, पिताजी ने सिर हिलाया। तुम्हारी तरह जिद्दी है, परिवार के पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहती, मुश्किल नौकरी खुद चुनी है। मैंने तुरंत विषय बदल दिया। तो क्या कुछ दिनों बाद आप लोग उनके परिवार के साथ डिनर करने वाले हैं? कुछ दिनों बाद नहीं, माँ बोली, कल। तुम्हारी डे शिफ्ट है ना, काम खत्म करके सीधे रेस्तरां पहुंच जाना। अंकल जेम्स का ट्रांसफर वापस इसी शहर में हुआ है, अब यहीं बसने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा कि सब मिल बैठेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि थोड़ा उत्सुक था। आखिर जेन अब कैसी दिखती होगी? माता पिता उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे कि जिज्ञासा होना स्वाभाविक था। ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी निकलने की। मैं खड़ा हुआ और जम्हाई लेते हुए बोला, माँ, पापा, मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, जाओ आराम करो। अगली सुबह काम पर जाने से पहले मैं अपनी सर्विस हुई कार लेने शोरूम गया। मेरी ऑडी बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। मैं गाना सुनते हुए अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। अब न स्कूटर चलाने की झंझट और न किसी ट्रैफिक ऑफिसर के हाथों रोके जाने का डर। कमाल। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अब हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा और अपनी प्यारी कार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अस्पताल पहुंचकर मैं प्यार से कार के दरवाजे पर हाथ फेर ही रहा था कि किसी ने यह पूरा दृश्य देख लिया। वो थी जेन। जेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसका साथी कायल हैरानी से इधर उधर देखने, जेन, क्या देख रही हो? जेन ने तुरंत नजरें हटा ली। कुछ नहीं, चलो, समय कीमती है। समझ गया। कायल ने सिर हिलाया और उसके साथ आगे बढ़ गया। चलते चलते उसकी नजर विभाग के बड़े से साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था। वो चौंक गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ईथन इमरजेंसी रूम में काम करता है, कैप्टन। जेन की नजरें बार बार भटक रही थीं। कायल फिर बोल पड़ा, आज आपका ध्यान आखिर है कहाँ? प्रोफेशनल रहो, जेन ने संक्षिप्त उत्तर दिया। दोनों अधिकारियों ने पूरे मेडिकल परीक्षण के दौरान ड्राइवर के साथ रहकर अपनी ड्यूटी पूरी की। रिपोर्ट जल्दी ही तैयार हो गई। जेन ने मेडिकल रिपोर्ट पर मुहर लगाई, जरूरी दस्तावेज अपने सहकर्मी को सौंपे और सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों वहां से निकलने के लिए स्वतंत्र थे। जेन लिफ्ट में दाखिल हुई। जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, अचानक बाहर से एक बेचैन आवाज सुनाई दी, रुको, दरवाजा रोको। बिना सोचे समझे जेन ने ओपन बटन दबा दिया। अगले ही पल सफेद कोट पहने एक युवक गलियारे से दौड़ता हुआ अंदर आ गया। उसकी बाहों में कई स्टेरलाइज्ड मेडिकल सप्लाईज भरी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी से लिफ्ट में घुसा और सांस संभाल
संभालते हुए शुक्रिया अदा किया। फिर उत्सुकतावश सिर उठाकर देखा कि आखिर मेरे लिए लिफ्ट किसने रोकी थी। अगले ही पल मैं ठिठक गया। रुको ऑफिसर, आप? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्या आप यहाँ मरीज बनकर आई हैं? जेन ने धीरे से मेरी ओर देखा, फिर अपनी नजरें लिफ्ट के बदलते फ्लोर नंबरों पर टिकाकर बोली, क्या तुमने कभी किसी मरीज को यूनिफॉर्म पहनकर अस्पताल आते देखा है? नहीं, कभी नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक और संभावना आई। ओह, समझ गया, तो जरूर किसी अपराधी का पीछा करते हुए आपको चोट लग गई होगी और कपड़े बदलने का समय नहीं मिला होगा। सही? कुछ पल के लिए लिफ्ट में सन्नाटा छा गया। फिर जेन ने मेरी ओर देखा और सपाट स्वर में कहा, मैं ट्रैफिक ऑफिसर हूँ, जासूस नहीं। उसका जवाब सुनते ही मुझे अपनी बात कितनी बेवकूफी भरी लगी इसका एहसास हुआ। मैं वहीं जड़ हो गया। उस क्षण मुझे सच में लगा कि काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा